अच्छा, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 6 की जो है सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी पहली डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने पहले भी पढ़ी है और आज हम दोबारा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एन अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अनदर साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट required the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of specified person or to the bearer, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये इसको हम लिखते हैं, इसको एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लिखता है, ठीक है। और जिस पर्सन के लिए लिखा जाता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर साइन करता है, ठीक है। और उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर हम जो है एक फ़िक्स टाइम फ़िक्स अमाउंट को लिखते हैं, ठीक है, जितनी अमाउंट देनी होती है और जितना जो है उसको जो है ड्रॉई को जो है टाइम दिया गया है वो टाइम भी उस पर लिखा जाता है। अच्छा, जैसे अब देखें 110 पे हमें एक फ़िगर 1 दी हुई है, पेज नंबर 110 है, फ़िगर 1 है। तो इस पे देखें अमाउंट भी लिखी हुई है। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में यही है कि एक अमाउंट लिखी जाती है, फिर जो है डेट लिखी हुई है, उसके अलावा जो है टाइम लिखा जाता है, ठीक है। और ये देखें राइट किया हुआ है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में यही है कि हम इसको राइट करते हैं, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के लिए लिखता है। वसीम एंड को ने जो है ये एम सलीम के लिए जो है, मिस्टर सलीम के लिए जो है ये लिखा है, ठीक है। और मिस्टर सलीम जो है वो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लिख रहा है, जिस पर्सन के लिए लिखा जा रहा है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। अच्छा, अब इसमें देखें अगली डेफिनेशन है ड्रायर की। अ पर्सन हु ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ नॉन एज ड्रायर। ड्रायर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है उसे हम ड्रायर कहते हैं। अगली डेफिनेशन है ड्राई की। अ पर्सन टू होम अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ ड्रॉन इज़ नॉन एज ड्राई, ठीक है। जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है उसे हम ड्राई कहते हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है एक्सेप्ट करता है वो ड्राई कहलाता है, ठीक है। देखें इस फिगर में देखें कि वसीम एंड को कौन है, वो ड्रायर हैं, ठीक है। वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? मिस्टर सलीम के लिए लिख रहे हैं। तो मिस्टर सलीम कौन है? ड्राई हैं, जो इस बिल को एक्सेप्ट करेंगे। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके लिए लिखा गया है? मिस्टर सलीम के लिए लिखा गया है। तो ड्रायर कौन है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है। ड्राई कौन है? जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है पाई। अ पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल इज़ नोन एज पाई। वो पर्सन जो बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट को रिसीव करता है, ठीक है, लेता है, उसे पाई कहते हैं। ज़्यादातर ड्रायर ही होता है जो पाई कहलाता है, ठीक है। इसके एक एग्जांपल मैं शो करा देती हूँ, उससे आपको पाई जो है वो क्लियर हो जाएगा कि पाई जो है वो कौन होता है। देखें जैसे इसमें क्या है कि मिस्टर बी ने जो है, मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर ए ने ड्रॉ किया है बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर मिस्टर बी के लिए 1000 रुपीज़ का, ठीक है। उसकी जो अमाउंट है वो 1000 है। मिस्टर ए जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं मिस्टर बी के लिए। मिस्टर बी ने 1000 रुपीज़ देने हैं मिस्टर ए के, ठीक है। मिस्टर ए के 1000 रुपीज़ देने से मिस्टर ए जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं। मिस्टर बी क्या कर रहे हैं? मिस्टर बी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर साइन कर रहे हैं। अब क्या है, अगर मिस्टर ए ने किसी और के पैसे देने हैं, जैसे मिस्टर सी के 1000 रुपीज़ देने हैं, तो मिस्टर ए क्या करेंगे? मिस्टर ए जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को उसको दे देंगे, मिस्टर सी को दे देंगे। अब क्या है, उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज उठा के मिस्टर सी को दे दिया है। तो अब क्या होगा, मिस्टर बी से कौन अमाउंट रिसीव करेगा? मिस्टर सी रिसीव करेंगे अमाउंट। तो जो अमाउंट रिसीव करेगा वो पाई कहलाएगा, ठीक है। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर सी के पैसे ना देने होते तो मिस्टर ए ही रिसीव करते मिस्टर बी से पेमेंट, तो मिस्टर ए जो होते वो पाई कहलाते, ठीक है। तो पाई जो है वो कोई भी हो सकता है, वो इंसान हो सकता है जो पेमेंट रिसीव करेगा वो पाई कहलाएगा, ठीक है।
अब ट्रेड बिल्स की डेफिनेशन लिखिए। ट्रेड बिल्स आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड अगेंस्ट द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ट्रेड बिल्स कौन से होते हैं? ऐसे बिल्स होते हैं जिनमें सेल और परचेज़ हो रही होती है गुड्स की क्रेडिट के ऊपर, मतलब कि गुड्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे होते हैं, बेचे जा रहे होते हैं, ठीक है, उधार के ऊपर। तो जिस बिल के अंदर सेल एंड परचेज़ हो रही है गुड की, वो ट्रेड बिल कहलाते हैं। अकोमोडेशन बिल कौन से होते हैं? अकोमोडेशन बिल्स आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी सेल एंड परचेज ऑफ गुड। द मेन पर्पज़ ऑफ सच बिल इज़ टू हेल्प वन पार्टी और बोथ द पार्टीज़ फाइनेंशियली। अकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं? ये ऐसे बिल्स होते हैं जिसमें सेल एंड परचेज़ ऑफ गुड्स का जो है वो काम नहीं हो रहा था। इसमें ना ही गुड्स ख़रीदी जा रही होती हैं, ना ही बेची जा रही होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक जो है पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स की बजाय पेमेंट दे रही होती है, तो इसमें जो है पेमेंट का काम हो रहा होता है, ठीक है। ऐसे बिल्स अकोमोडेशन बिल्स कहलाते हैं। अब इनलैंड बिल्स कौन से होते हैं? इनलैंड बिल्स आर ड्रॉन इन ए कंट्री अपॉन पर्सन लिविंग इन द सेम कंट्री, बोथ ड्रायर एंड एक्सेप्टर रिसाइड इन द सेम कंट्री। इनलैंड बिल्स वो बिल्स होते हैं जिसका ड्रायर और ड्राई यानी कि बायर और सेलर सेम कंट्री के अंदर हो, उन बिल्स को इनलैंड बिल्स कहते हैं। फॉरेन बिल्स कौन से होते हैं? फॉरेन बिल्स आर ड्रॉन इन वन कंट्री एंड एक्सेप्टेड एंड पेएबल इन अनदर कंट्री। फॉरेन बिल्स वो बिल्स होते हैं जिसका बायर और सेलर दोनों ही एक अलग कंट्रीज़ में मौजूद हों, ठीक है। मतलब जो ड्रायर है वो एक कंट्री में हो, जैसे ड्रायर पाकिस्तान के अंदर है और जो ड्राई है वो लंदन में है, तो दोनों क्या है, अलग कंट्रीज़ में है, तो ऐसे बिल्स को फॉरेन बिल्स कहा जाता है, ठीक है। अब टेनोर पे आ जाते हैं। टेनोर क्या है? टेनोर इज़ द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच अ बिल बिकम्स पेएबल, ठीक है। टेनोर क्या कहते हैं? टेनोर वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जो बिल पे मेंशन होता है, जो बिल पे दिया जाता है। इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखें, जैसे फिगर 1 में वसीम एंड को ने जो है मिस्टर सलीम को 90 डेज़ का टाइम दिया, तो ये जो 90 डेज़ हैं ये टेनोर है, ठीक है, इसे टेनोर कहेंगे। ये पीरियड ऑफ टाइम है जो मिस्टर सलीम को दिया गया है, इस टाइम पीरियड को हम टेनोर कहते हैं, टेनोर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी इज़ द ड्यू डेट ऑफ द बिल एट विच द अमाउंट ऑफ बिल इज़ रिसीव्ड और पेड। मैच्योरिटी उस डेट को कहा जाता है जिस डेट को पेमेंट जो होती है वो रिसीव होनी होती है, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखें, जैसे 1 जुलाई को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, 90 डेज़ का टाइम दिया गया है कि 90 डेज़ बाद जो है वो पेमेंट करनी है। तो 90 डेज़ बाद क्या डेट होगी? 29 सितंबर डेट होगी। तो ये जो 29 सितंबर है ये ड्यू डेट है, यानी कि ये मैच्योरिटी है, ये जो है हमारी मैच्योरिटी कहलाएगी। जो ड्यू डेट होती है, जिस दिन पेमेंट करनी होती है, पेमेंट मिलनी होती है ना, उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। अच्छा, अब डेज़ ऑफ ग्रेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये क्या है? द 3 एडिशनल डेज़ विच आर अलाउड टू ड्राई फॉर द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर कॉल्ड डेज़ ऑफ ग्रेस। अब डेज़ ऑफ ग्रेस क्या है? डेज़ ऑफ ग्रेस वो डेज़ होते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। देखें, जैसे इसमें जो है 1 जुलाई को ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है और 29 सितंबर तक का टाइम दिया गया है कि 29 सितंबर को जो है वो पेमेंट करनी है। अब क्या है कि वसीम एंड को जो है वो मिस्टर सलीम से 29 सितंबर को पेमेंट लेने की बजाय जो है ना, 29 सितंबर को उनके पास जाने की बजाय वो चले जाएंगे, जैसे 1 अक्टूबर को चले जाएंगे उनके पास। 29 को जाने की बजाय अगर वो उनके पास 1 अक्टूबर को जाएंगे, मतलब ड्यू डेट से 3 दिन बाद जाएंगे, तो उन डेज़ को डेज़ ऑफ ग्रेस कहा जाएगा कि 3 दिन जो है मिस्टर सलीम को पेमेंट करने के लिए और मिल गए हैं। ड्यू डेट से 3 दिन ऊपर दे दिए गए हैं मिस्टर सलीम को पेमेंट करने के लिए,
ऐसे डेज़ को डेज़ ऑफ ग्रेस कहा जाता है। अच्छा, अब इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या है? द प्रोसीजर बाय विच अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द सेटलमेंट ऑफ डेट्स इज कॉल्ड इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, ये वो प्रोसीजर होता है जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। देखें, जैसे मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर ए के पैसे देने थे। ठीक है, इसलिए मिस्टर बी ने जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। पहले क्या किया, मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा मिस्टर बी के लिए, ठीक है, जिसकी अमाउंट 1000 रुपीज़ थी। मिस्टर बी ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके वापस कर दिया मिस्टर ए को। अब अगर मिस्टर ए ने किसी और के पैसे देने हैं तो वो क्या करेंगे कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज उठा के जिनके उन्होंने पैसे देने हैं उसको दे देंगे। जैसे मिस्टर सी के देने थे तो मिस्टर ए ने क्या किया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज उठा के मिस्टर सी को दे दिया। अब मिस्टर सी जो है वो पेमेंट किससे लेंगे, मिस्टर बी से रिसीव करेंगे। इसे एंडोर्समेंट ऑफ बिल कहा जाता है। ठीक है, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, डिसऑनर ऑफ बिल क्या है? A bill of exchange is said to be dishonored when its acceptor refuses to pay the amount of the bill to the holder of the bill on its maturity. Dishonor of bill क्या होता है कि जैसे ड्यू डेट थी कि 29 सितंबर को जो है वो पेमेंट करनी है और 29 सितंबर को ड्राई जो है वो पेमेंट देने से इनकार कर दे कि मेरे पास पेमेंट अभी नहीं है, तो उस बिल को डिसऑनर ऑफ बिल कहा जाता है। ठीक है, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? द स्मॉल फी विच द नोटरी पब्लिक रिसीव फ्रॉम द होल्डर ऑफ द बिल इन केस ऑफ डिसऑनर बिल इज़ नॉन एज नोटिंग चार्जेस। अब क्या हुआ, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? अगर क्या हुआ, जैसे 29 सितंबर जो थी वो ड्यू डेट थी, यानी मेचोरिटी थी, वो उस दिन पेमेंट करनी थी। उस दिन अगर जो है ड्राई ने जो है पेमेंट करने से इनकार कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अब क्या होगा, अब उस पर नोटिंग चार्जेस पड़ जाएंगे। ठीक है, डिसऑनर ऑफ बिल करने के बाद उस पर नोटिंग चार्जेस पड़ेंगे। नोटिंग चार्जेस यानी कि अगर उसने जो है 1000 रुपीज़ देने थे, ठीक है, तो अब उस पर क्या होगा कि ड्रायर क्या करेगा, उस पर नोटिंग चार्जेस लगाएगा, यानी कि उसे कहेगा कि अब तुम जितने दिन पेमेंट नहीं करोगे तो मुझे रोज़ जो है तुम पे फ़ीस लगती जाएगी, नोटिंग चार्जेस लगते रह जाएंगे 50 रुपीज़। जैसे अगर आप अपनी कोई भी बिल देख लें, बिजली का बिल देख लें, उस पर भी जो लेट चार्जेस लिखे होते हैं। ठीक है, एक ड्यू डेट होती है और कहा जाता है कि अगर इस ड्यू डेट पे आपने बिल ना दिया तो उसके बाद आप पे एक चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो वो जो चार्जेस होते हैं वो नोटिंग चार्जेस होते हैं। ठीक है, अक्सर जो है कॉलेज या स्कूल में जो है जब कॉलेजेस की फ़ीस आती है उस पर भी ड्यू डेट होती है। ठीक है, अगर आप उस ड्यू डेट पे जो है वो फ़ीस जमा नहीं कराते तो आप पे लेट चार्जेस लगते हैं, जितने दिन आप आगे फ़ीस नहीं जमा कराते, तो वो जो चार्जेस होते हैं उन्हें नोटिंग चार्जेस कहा जाता है। ठीक है, अब रिन्यूअल ऑफ बिल क्या है? द कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल बिफोर इट्स मेच्योरिटी इन रिटर्न फॉर ए न्यू बिल विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड इज़ कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ ए बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है कि ड्राई जो है वो ड्रायर के पास आता है। ठीक है, मेच्योरिटी डेट से पहले आता है। जैसे मेच्योरिटी जो डेट थी वो थी 29 सितंबर और ड्रायर जो है ड्राई वो ड्रायर के पास आता है 25 सितंबर को और उससे कहता है कि मैं 29 सितंबर को ये पेमेंट नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है कि ड्रायर अपनी मर्ज़ी से फिर जो है आगे उसको 2 मंथ्स 3 मंथ्स का टाइम देता है, एक नया बिल बनता है, उस न्यू बिल को रिन्यूअल ऑफ बिल कहा जाता है और उस पर वो उससे फिर इंटरेस्ट भी लेता है। ठीक है, उस पर कोई चार्जेस भी उससे लेता है कि मैं अब तुम्हें मज़ीद टाइम दे रहा हूँ तो मैं इतने टाइम के तुमसे इतने पैसे जो है वो ऊपर लूँगा। ठीक है, तो वो न्यू बिल बनता है, उसे रिन्यूअल ऑफ बिल कहा जाता है। अब रिटायरिंग ऑफ ए बिल क्या है? रिटायरिंग अ बिल मीन्स टू पे द अमाउंट ऑफ हिल बिफोर ड्यू डेट
अंडर कंसेशन रिबेट। रिटायरिंग ऑफ बिल ये होता है जैसे कि ड्यू डेट जो थी, मेचोरिटी यानी 29 सितंबर थी। अब ड्राई जो है वो ड्रायर के पास 25 सितंबर को ही पैसे लेके आ जाता है, तो वो जो बिल कहलाएगा वो रिटायरिंग ऑफ बिल कहलाएगा, यानी ड्यू डेट से पहले वो पैसे ले आया है, ठीक है, तो उसे क्या होगा, कंसेशन दिया जाएगा, यानी कि रिबेट दिया जाएगा। अब रिबेट क्या है? रिबेट इज़ द कंसेशन इन द अमाउंट ऑफ बिल पेड विच इज़ गिवन बाय ड्रायर टू ड्राई। इट इज़ कंसिडर्ड एज रेवेन्यू फॉर ड्राई एंड एक्सपेंसेस फॉर द ड्रायर। अब क्या हुआ कि जब वो पेमेंट उसने 29 सितंबर को करनी थी, वो 25 सितंबर को पैसे ले आया है, तो अब ड्रायर क्या करेगा, ड्राई को उस पर कंसेशन देगा, यानी कि रिबेट देगा, उसे कुछ डिस्काउंट देगा। जैसे अगर 1000 रुपीज़ देने थे ड्राई ने ड्रायर के, तो ड्रायर क्या करेगा, उससे 900 रुपीज़ ले लेगा और 100 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट दे देगा। और रिबेट की नेचर क्या होती है, वो ड्राई के लिए जो होता है वो रेवेन्यू होता है, क्योंकि ड्राई को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और ड्रायर के लिए एक्सपेंस होता है, ड्रायर का ख़र्चा हो जाता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पर्सन क्या है? पर्सन इज़ सेड टू बी एज इंसॉल्वेंट इफ़ हिज एसेट आर नॉट सफिशिएंट टू पे हिज अमाउंट ऑफ डेट्स। इंसॉल्वेंसी ऑफ पर्सन ये है, ठीक है, कोर्ट ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंसी ऑफ पर्सन कह देती है कि जिसके एसेट भी जो है उसका कर्ज़ा ना उतार सकते हों, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा बंदा है जिसने किसी के 10,000 रुपये देने हैं लेकिन वो नहीं दे सकता और उसके पास जो चीज़ें हैं वो भी इतने अमाउंट की नहीं है 10,000 की, तो ऐसे पर्सन को कोर्ट जो है इंसॉल्वेंसी ऑफ पर्सन कह देता है। अच्छा, प्रोमिसरी नोट कौन सा आता है? अ प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नोट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument। अच्छा, प्रोमिसरी नोट कौन सा आता है? ये कोई बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है, ठीक है, ये भी लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, अच्छा, प्रोमिसरी नोट के क्या होता है? प्रोमिसरी नोट को जो है ड्राई लिखता है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट को कौन लिखता है? ड्राई, या जो कर्ज़ा ले रहा होता है वो लिखता है, ठीक है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको कौन लिखता है? ड्रायर लिखता है, या जो कर्ज़ा दे रहा हो वो उसको लिखता है, या कोई उधार पे वो चीज़ दे रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को वो लिखता है। प्रोमिसरी नोट को जो उधार पे चीज़ किसी से ले रहा है या किसी से कर्ज़ा ले रहा है तो वो जो है, या ड्राई, वो प्रोमिसरी नोट लिखता है जिस पे वो वादा करता है, क्या कहते हैं, ड्रायर से, कि वो उसकी वो पेमेंट जो है इतने टाइम में जो है वो कर देगा, ठीक है। ये प्रोमिसरी नोट है।